बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। आज एक और प्रोग्राम के साथ हम हाजिर हैं और आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर। पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट को भी हम टच करेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला जो हम स्टोरी करेंगे वो यकीनन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का टेस्ट मैच कल से शुरू होगा मुल्तान में। उस हवाले से शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद और भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं। एक तो कराची में हो रहा है, जो अंडर 16 अंडर 19 के बच्चे हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं फ़ॉरेन कोचेज़ आकर, और उसके अलावा लाहौर में जो कोचेज़ का एक कोर्स हो रहा है लेवल 2, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा स्ट्राइक कैंप इज़ अंडर वे इन लाहौर, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई तनवीर अहमद बैठे हुए हैं आज, तो उनसे बात का आगाज़ करता हूँ, फिर प्रोग्राम को हम आगे आपके साथ लेकर बढ़ेंगे। तनवीर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? भाई बिल्कुल खैरियत। जॉगिंग करके आ रहे हो क्या? आज आपको मैं बहुत बदला नज़र आ रहा हूँ। हाँ, वो अटायर आपका चेंज नहीं यार, बस आपको पता है मैं ज़्यादातर सूट वगैरह में आता हूँ, बस थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से ड्रेस चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। मैंने नहीं, अब सीधा शो में जाओ। चलो जी, सीधा शो में। क्या बुरे लग रहे हैं इसमें? नहीं नहीं यार, ये किसने कहा? सीधा शो में जाएं, वहाँ सीधी सीधी बातें करें, बिल्कुल सीधे लगते हुए तीर चलाएं जो निशानों पर बैठे हैं। अब देखिए किस तरह से प्रोग्राम आगे बढ़ता है। पहला सेगमेंट है हमारा पिच साइड, उसकी जानिब चलते हैं। तो पिच साइड क्या है जी? पिच पे होने वाले मुकाबलों को हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं इसमें। और कल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। पाकिस्तान की स्क्वाड का आज भी ऐलान नहीं हो सका, नहीं किया, बावजूद शान मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा भी गया था कि स्क्वाड का ऐलान आप नहीं करें, तो उन्होंने कहा अभी हम देख रहे हैं। दूसरी जानिब 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है वेस्ट इंडीज़ ने। अब कैसे ये टेस्ट मैच चलता है, कौन पाकिस्तान के मेन स्टे होंगे, या नुमान या साजिद या कोई और भी? तनवीर साहब, स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ, इसकी क्या? देखिए, वो सिंपल जो मुझे एक रीज़न नज़र आता है, जिस तरह हमने बात की थी कि जो कंडीशंस हैं या वहाँ का जो वेदर है वो इतना गर्म नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पूरी कोशिश की गई है वहाँ पे कि पिच बिल्कुल ड्राई हो जाए, लेकिन शायद उस तरह की पिच बन नहीं पा रही होगी। हो सकता है कुछ हमें ब्रेक भी नज़र आए, लेकिन जो टीम अनाउंस ना करने की वजह जो मुझे लगती है कि शायद ये 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं। कल सुबह दोबारा जाके ये पिच को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा ड्राई नज़र आया इनको, तो फिर एक ही फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। वरना मुझे ऐसा लगता है कि अनाउंस नहीं की उसकी वजह यही है कि वो 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, इसी वजह से वो कल जाके वो देखेंगे पिच को। ये तो प्रैक्टिस पिच है जिस पर प्रैक्टिस हो रही है, इस तरह की पिच ही होगी मेनली। पिच को देख के आपको मेरे ख्याल में अगर आप प्रिपेयर टेस्ट मैच के लिए करने जाते हैं तो फिर टेस्ट ये जो प्रैक्टिस पिचेस होती हैं, फिर आप उन प्रैक्टिस पिचेस को जो मेन पिचेस होती हैं मैच वाली, आप उनके साथ मैच तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो फिर प्रॉपर एक प्लान के साथ जो है पिचेस बनाई जाती हैं। कि अभी अगर ये हमारी टीम जो है, ये जो नुमान और साजिद जो बॉल कर रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है ये सेंटर की पिचेस पे बॉल कर रहे हैं। तो सेंटर की पिचेस पे बॉल करने का मकसद ये नहीं है कि जो मैच वाली पिच होगी वो भी वैसे ही होगी। कभी कभी आप वो डबल माइंड भी तो करते हैं ना दूसरी टीम को, कि सेंटर पे पिचेस पे प्रैक्टिस करके वो समझते हैं, उन्होंने भी की होगी कि लगता है ये सेंटर वाली है, थोड़ी साइड वाली है, तो क्या हो गया। लेकिन पिच हो सकता है ऐसी ही हो, लेकिन वो जो मेन पिच है वो उसको हमने देखा तैयार करने का तरीका जो है, कवर किया हुआ, पूरा पंखे लगाए हुए हैं। तो वो जिस तरह मैं कल बात कर रहा था ना, कवर करने का मकसद ही यही था कि वो जो पिच है वो कवर हो जाए और गर्म रहे अंदर से, पंखे की हवा दे दे के जो ठंडा वेदर है वो उस पर असरअंदाज ना हो, हवा वगैरह ना लगे, या ठंडा वेदर जिस तरह वो पिच पे असर ना हो। तो अनाउंसमेंट ना करने की वजह यही है। तो शान मसूद से और भी सवाल हुए थे, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको सुनवाएंगे, उसका थोड़े से हिस्से। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो हिस्से पहले सुन लें, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। देखें, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल हर किसी की कोशिश होती है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे, इंडिविजुअली भी और टीम वाइज भी। एक चीज़ है जो डिफरेंस आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जिस तरीके से हम क्रिकेट खेल रहे हैं और जो उसका इवेंचुअली रिजल्ट आ रहा है। आई थिंक कई टेस्ट मैच हो गए इस 1 साल में कि हम विनिंग पोजीशंस में आए हैं और हम विनिंग पोजीशन से मैच हारे हैं। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जो अपना बेस्ट देते हुए हमें सोचना होगा, हमें इम्प्रूव करनी होगी
कि जो हम मैचेस हारे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं, एक आती वन साइडेड मैच है, वरना बाकी सारे ऐसे मैच हैं जिसमें हमने डोमिनेट किया है, हमने अच्छी अच्छी पोजीशंस में आए और हमने टेस्ट मैच फिनिश नहीं किया। तो इस टीम के लिए यही सबक है कि किस तरीके से हम जो मैचेस अच्छी पोजीशन में आके हार रहे हैं हम उनको जीत में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें थोड़ा सा मौसम भी चेंज है, हमने टीम में एक आध इंजरी की वजह से चेंज हुई है। साइम अयूब का, अबरार उस वक्त बीमार थे, वो वापस टीम में आए हैं। एक आध फास्ट बॉलिंग का भी हमने डिसीजन लेना है, आमिर जमाल स्क्वाड में नहीं है जो पिछले उसमें वो थे। तो कुछ चीज़ें हैं हम आराम से डिसाइड करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि कंसिस्टेंसी रखें और ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाएं जो हमें पूरा मौका दे मैच जीतने के लिए। अब्बास थे, हमें लगा कि साउथ अफ्रीका में वो कंडीशंस ऐसी थी जो उन्हें सूट करेंगी, जिसमें वो पाकिस्तान टीम के लिए नंबर 1 बॉलर होंगे। यहाँ कंडीशंस चेंज हुई हैं, यहाँ स्क्वाड का नंबर भी आपने देखना है। हमें किस टाइप का फास्ट बॉलर चाहिए वो थोड़ा डिफरेंट चाहिए, और हमने हमेशा यही किया है कि जहाँ अगर आप पहले भी देख लें जब साजिद और नुमान आए इंग्लैंड सीरीज़ के बीच में, तो हमने जो 3 फास्ट बॉलर जो पहले खेले थे हमने उनको भी रेस्ट करवाया। तो ये चीज़ें हमने कंडीशंस को देखनी है, हमने ऑपोजिशन को देखना, हमने पिच को देखना, कोशिश यही करना है कि सबको उस 20-25 का जो हमारा जो स्क्वाड है, एक रोस्टर है, सबको उसका हिस्सा रखना और कम्युनिकेशन करना। और अब्बास से कम्युनिकेशन हो चुकी है और सबको यही समझाया गया कि जहाँ जिसका रोल होगा। देखें बहुत लोगों ने अपने रोल्स भी चेंज किए, अगर आप बैटिंग में भी आ जाएं, तीसरे नंबर से ओपनर गया, बाबर आजम तीसरे नंबर पे आए, साइम अनफिट हुआ तो बाबर आजम ने ओपन भी की। तो ये चीज़ें हम सब ने टीम के लिए करनी है, और कभी कभार आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि भाई इन कंडीशंस में मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई और आके इसी पोजीशन पे आके पाकिस्तान को मैच जिताएगा। तो जब आप 20-25 लोगों का अच्छा सा रोस्टर बनाओगे वही आपको एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आगे लेके जाएगी। तो आगे लेकर जाएंगे। शान मसूद ने बहुत बातें की। अब इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। 11 रुकनी टीम जो पाकिस्तान की खेलेगी उसका ऐलान हो गया है। उसमें शान मसूद हैं, मोहम्मद हुरैरा हैं, बाबर आजम हैं, कामरान गुलाम हैं, सऊद शकील हैं, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर हैं, सलमान अली आगा हैं, साजिद अली हैं, नुमान अली हैं, खुर्रम शहजाद हैं और अबरार अहमद हैं। ये हैं जी 11 पाकिस्तान के जो आए हैं। अबरार भी आ गया, खुर्रम शहजाद जैसे आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, एक फास्ट बॉलर खेलेगा तो खुर्रम शहजाद खेलेगा। बिल्कुल, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर दूसरा फास्ट बॉलर नहीं खेला तो हो सकता है अबरार को भी डाला जाए, 3-3 स्पिनर के साथ जाए। तो तकरीबन जो हम यहाँ बात कर रहे थे वही टीम है। और शायद मैंने आपसे अभी ऑफ कैमरा ये भी बात की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि हुरैरा को टीम में ना डाल दिया जाए। हुरैरा को उन्होंने डेब्यू करा दिया, बहुत अच्छी चीज़ है कि हुरैरा जो है वो जिस तरीके से रन्स कर रहा है उसको बिल्कुल मौका देना चाहिए था और उनको मौका मिला। शान मसूद की बात को मैं डिसएग्री करता हूँ, उनकी इस बात पे कि मोहम्मद अब्बास जो है वो फ्लैट पिचेस के ऊपर उनको अगर हमने रेस्ट करवाया किसी रीज़न की वजह से करवाया। मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद भी वो टाइम आना चाहिए शान मसूद के लिए भी कि जब बाहर की पिचेस पे आपसे रन्स नहीं हो रहेंगे तो आप रेस्ट करेंगे, या बाहर की पिचेस पे जाएंगे तो आपको कप्तान है, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। आप बोलेंगे जी ठीक है मैं टीम के लिए कर रहा हूँ तो मुझे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये तो मुश्किल कंडीशन है। ऐसा कभी हुआ है किसी कप्तान ने पाकिस्तान? मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है ना कि अपने लिए कुछ और सोचना है, दूसरों के लिए कुछ और सोचना है। अगर आप किसी टीम के लड़के के लिए फाइट नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है ना। अगर सिंपल तरीके से अगर कोचिंग स्टाफ या आकिब जावेद या और उनका जो स्टाफ है अजहर महमूद, ये अगर आपको सीधा सीधा ये कहते हैं कि जी हम अब एक नया तरीक़ेकार लेके आना चाह रहे हैं टीम के अंदर, फ्लैट पिचेस पे आपके फास्ट बॉलर नहीं खेलेंगे, तो फिर खुर्रम शहजाद क्यों खेला? फ्लैट पिचेस है तो नहीं खिलाओ ना, फिर किसी फास्ट बॉलर को मत खिलाओ। अगर खिलाना है तो फिर आप अब्बास को खिलाओ ना, क्योंकि ये वो वाली पिच नहीं है वो जिस पे बिल्कुल धूप लगी हुई हो, बिल्कुल रेड़ा हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये वो पिच नहीं होगी। कम से कम आपको इस वेदर में नया बॉल कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हिलता जुलता हुआ नजर आएगा, जो कि अब्बास बेहतर चॉइस था बनिस्बत खुर्रम शहजाद के। आपने अब 3-3 स्पिनर खिला दिए तो इसका मतलब ये खुर्रम शहजाद से अब 4-5 ओवर करवाएंगे, उसके बाद पता नहीं उसको बॉलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आपने ज्यादती की है। अगर आप दूसरों के साथ ऐसा चल रहे हैं तो फिर मेरे जैसा बंदा तो भाई आपसे। हुरैरा का इस सीजन में तो इतना नाम नहीं है बैटिंग में, लेकिन पिछले सीजन में वो रन कर चुका है। देखिए एक सीजन 2 सीजन पहले लाहौर में जिसका फाइनल हुआ था उसमें उसने रन किए। मेरी ख्वाहिश है कि हुरैरा जो है उनका डेब्यू हो रहा है वो 100 करें, 50 करें, बड़े रन्स करें, मतलब इतने रन्स करें कि वाकई सबको दिखाएं।
लेकिन जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के वो स्ट्रगल करेंगे। अच्छा। जी बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी उनमें कहीं ना कहीं टेक्निकली फॉल्ट मुझे उनमें नज़र आते हैं। क्योंकि बात ये है कि अभी हो सकता है रन्स कर जाए, लेकिन जब आप ऊपर जाते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाते हैं, तो वो फिर जो आपकी जो गलतियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है और मैं ये समझता हूँ कि अगर हुरैरा या अभी भी जो कोचिंग स्टाफ है, ये लोग हैं, वो समझते हैं कि हुरैरा पे काम होना है अभी, तो फ़ौरन से आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपने इसको लेके चलना है आगे, ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको लेके चलना है और उसमें गलतियां भी बहुत ज़्यादा हैं, उसकी बैटिंग में टेक्निक भी अच्छी नहीं है, तो ये ना हो कि आगे चल के हमें एक और प्रॉब्लम हो जाए, एक और ओपनर जो हमारा ज़ाया हो जाए। तो अगर वो रन्स कर रहा है तो उसकी चीज़ें भी बेहतर होनी चाहिए। अब वेस्ट इंडीज़ की अगर टीम देखें तो वो तो टीम हमने देखी हुई है, उसमें कप्तान उनका बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मतलब 97 टेस्ट मैच खेले हैं उसने, और 2011 का डेब्यू है उसका, क्रेग ब्रैथवेट। बिल्कुल 2011 का इनका डेब्यू, और उस टेस्ट मैच में मैं भी था, तो वेस्ट इंडीज़ में हुआ। वेस्ट इंडीज़ में 2011 हुआ था, वो इनको मैंने आउट किया था, आई थिंक 0 पे आउट हुए थे, इनको बोल्ड किया था, वो नए नए आए थे वो, लेकिन पहला टेस्ट मैच था। उनका पहला टेस्ट मैच था। लेकिन ये है कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया है और रन्स किए हैं, देखिए दुनिया का जो भी प्लेयर है, जो ओपनर है, वो 95-97 कितने मैचेस टेस्ट मैच हो गए, 97 टेस्ट मैचेस उनके अगर हो गए हैं, तो वो दुनिया का जो भी किसी भी टीम का ओपनर हो, वो 97 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता। उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी, वो परफॉर्म कर रहा होगा, ऐसी इनिंग्स खेली होंगी, ठीक है ना, कि नया बॉल अच्छा खेलता होगा जिसकी वजह से वो खेला, और वो कप्तान है वेस्ट इंडीज़ की टीम का। तो मैं समझता हूँ कि मतलब उनके पास ऐसे ओपनर हैं कि जो हमारे बॉलिंग को मुश्किल में डाल सकते हैं। लेकिन मेरी नज़रें अब इस पिच के ऊपर हैं, और ये मैंने देखना है कि क्या अगर बॉल ब्रेक नहीं होता तो क्या हमारे स्पिनर वैसी बॉलिंग कर पाएंगे जो इंग्लैंड के अगेंस्ट थे। अगर ब्रेक होता है तो क्या वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर वैसी बैटिंग कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि उनके उधर भी स्पिन पिचेस होती हैं, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि स्पिनर्स को कैसे खेलना है, स्वीप शॉट्स मारने हैं, डाउन द विकेट निकलना है, टैकल कैसे करना है। तो मतलब मुश्किलात हो सकती हैं हमारे बॉलर्स को। लेकिन हमारे बॉलिंग में एक चीज़ मुझे नज़र आती है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे पास बहुत अरसे के बाद एक चीज़ नज़र आती है कि हमारे पास वैरायटी है। इब्रार भी आ गए, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आ गए, इब्रार मिस्ट्री स्पिनर जो फिंगर स्पिनर बोलते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ऑफ स्पिनर साजिद भी हैं, फिर अगर ऑलराउंडर की सूरत में जाएं तो आपके पास सलमान आगा भी हैं। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ऑप्शंस है। हमारी टीम के सारे बेसिस कवर्ड हैं, ये कह रहे हैं इस पिच के हिसाब से। अगर हम बैटिंग की बात भी करें, जो टीम खेल रही है, हम तकरीबन वही बैटिंग लाइनअप है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, सिवाय जो हुरैरा आए हैं साइम अयूब की जगह पे। बाकी जो हमारी टीम है, हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, बहुत चलें। अच्छा है कि कल टेस्ट मैच शुरू होगा, देखते हैं कैसा मौसम रहता है। मुल्तान का मौसम अभी प्रैक्टिस के हिसाब से जो देख रहे हैं उस वक्त तो इतना अबर आलूद नहीं लग रहा मौसम, या बारिश का मौसम या गीला वेदर नहीं लग रहा। देखिए एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमने पिच को प्रिपेयर करने के लिए उसको कवर भी किया और पंखे भी लगाए, सब कुछ किया, ये तो हमने कर लिया। लेकिन अगर 4-5 दिन जो है वो टेस्ट मैच चलता है, हाँ, ठीक है, तो क्या पिच वैसी रहेगी? ऐसे कैसे रहेगी? क्योंकि पूरा दिन तो ओपन होगी पिच, और वेदर अगर ठंडा है, सूरज ज़्यादा नहीं निकल रहा, तो पिच कैसे ब्रेक करेगी? पिच कैसे जल्दी टूटेगी? वो तो नहीं टूटेगी। हमने खिला तो दिए 3 स्पिनर, वो तो हमें पता है कि उनको फ़ायदा भी होगा, यहाँ खेलते हैं उनको सब आइडिया होगा। लेकिन जो सोच हम लेके चल रहे हैं, हमारी इस टाइम सोच पता है क्या? इंग्लैंड वाली सोच, इंग्लैंड के खिलाफ जो पिच थी, वो गर्मी थी, ठंड नहीं थी, सूरज की रोशनी पड़ रही थी, पिच टूट रही थी, सब कुछ हुआ, और मोमेंटम बना कहाँ से हमारा? जो उसी पिच पे दूसरा मैच भी करा दिया। सारा मोमेंटम वहाँ से बना ना कि भाई जीतना हमने जो है वो शुरू किया। तो अगर 4-5 दिन मैच होगा, पिच ओपन होगी, तो वेदर चेंज है, तो अब इसमें देखना कि क्या कैसा बॉल होता है, कैसा हमारे फायदा उठाते हैं स्पिनर्स या नहीं। और भी बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो इस वक्त लाहौर में चल रहा है स्ट्राइक कैंप, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने बात की कि कोच तैयार करने, ये लड़कों को ज़ाया ना करें, तो उसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने एक्स प्लेयर्स को ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए उनके लेवल 2 कोचिंग कोर्सेज उनके शुरू करा दें। इसमें अज़हर अली हैं, यासिर शाह हैं, वहाब रियाज हैं, उसके अलावा फ़र्स्ट क्लास के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सकलैन मुश्ताक उनको लेक्चर दे रहे हैं और वो कोचिंग कोर्स कर रहे हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग।
मेरे लिए खुशी की बात होती कि सकलैन मुश्ताक की जगह हमारा जो पाकिस्तान का लेवल 3 या लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया हुआ जो डोमेस्टिक में काम करता है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, वो हमारे कोचिस को लेक्चर देता तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट होता। दूसरी बात ये, आपने हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हैं, मुझे नहीं समझ आती। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी आपने कोचिंग की तरफ आना है, अगर बड़े लेवल पे आना है, ठीक है, तो आपको कम से कम आपके पास कोचिंग कोर्सेज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक जॉब पकड़ ली, उसके बाद आप जाके जी लेवल 1 कर रहे हैं, लेवल 2 कर रहे हैं, लेवल 3 कर रहे हैं। किसने जॉब पकड़ ली? नहीं, जिस तरह आपने अभी अजहर अली का नाम लिया, अजहर अली अभी यूथ का जो है डेवलपमेंट का, वो उनका सारा उनके हाथ में है। तो अगर वो लेवल 2 कोचिंग कोर्स कर रहे हैं तो उसका मतलब उन्होंने पहले नहीं किया ना, क्या दूसरी दफ़ा तो नहीं कर रहे ना, फर्स्ट टाइम ही कर रहे होंगे। तो उससे पहले उन्होंने वहाँ पे अपनी उनको रखा गया, जॉब भी उनको मिल गई। उसके बाद प्लेयर्स को खुद भी सोचना है। ऐसा नहीं है कि आपने आपको 4-4 जॉबें मिल रही हैं, आप 4-4 जॉब्स कर रहे हैं। अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो फिर आप सिलेक्शन कमेटी छोड़ दें ना। आप सिलेक्शन कमेटी में क्यों हैं? आप सिलेक्शन कमेटी में क्यों? और ये बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किए हुए नहीं, उनको वो पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर बन जाते हैं, पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाते हैं, मुख्तलिफ शोबों में आ जाते हैं, उसके बाद जो है वो कोर्सेज करना शुरू करते हैं। ये तो सिर्फ आपने अजहर अली के नाम नहीं, इससे पहले के भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मिसबा बड़ी ग्लेयरिंग एग्जांपल है। बिल्कुल, हफीज डायरेक्टर बन गए थे, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता इस तरह करके आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। और अजहर अली तो एक और भी काम कर चुके हैं अब से कुछ साल पहले, जो कराची में बल्कि कोचेस की रिव्यू कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाई थी। बिल्कुल, उसमें अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी थे, उसमें मिसबाह उल हक थे, उसमें असद शफीक थे, उसमें अजहर अली थे। इन सब ने कोचिंग कोर्सेज किए हुए थे? नहीं। तो फिर आप कैसे? सबने नहीं, अजहर अली ने तो अब कर रहे हैं ना लेवल 2। तो फिर अजहर अली कैसे फैसला कर रहे थे? वो कर रहे थे, कोचेस का रिव्यू कर रहे थे। क्यों, कैसे? तो कोचेस को असाइनमेंट उन्होंने दिया था। कैसे कर रहे हैं आप बताइए? अगर असाइनमेंट दे रहे थे तो भाई आपको तो चेक कर रहे थे, आपको तो कम से कम लेवल 2 क्या, आपको लेवल 3 होना चाहिए। अगर आप पूरे कोचेस को असाइनमेंट जो है वो दे रहे थे, और अगर आप बैठ के वहाँ जायजे ले रहे हैं कौन सा कोच अच्छा था, कौन सा बुरा था, किसको कितने पॉइंट्स देने चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, ये जब आप सब चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं क्या इसको पाकिस्तान टीम में भेजें, क्या इसको शाहीन में भेजें, क्या इसको अंडर 19 में भेजें, या इसको कहाँ पे भेजें। तो आप तो ये जो है वो सारे काम कर रहे हैं। 97 टेस्ट मैचेस खेले में अजहर? नहीं, उससे कुछ नहीं होता। नहीं, उससे आप तो कहते हैं ना कि खेला हुआ जरूर वो अलग बात है, खेले हुए लड़के की नजर अलग होती है। तो इस हवाले से वो अजहर अली ठीक था। मैं ये कह रहा हूँ, अब जिस तरह आप मुझसे कभी, मैं यहाँ बैठ के चीज़ें बताता हूँ कभी कभार, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ जो मेरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस जितनी मैंने खेली उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि यार ये। लेकिन जब आप प्रॉपर एक इदारे में जा रहे हैं, आप प्रॉपर कोचिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कोचिंग कोर्सेज करने चाहिए। मैं आपको तरीकेकार बताता हूं जो कि हमारे क्रिकेटर्स नहीं करते। वो पता क्या कहते हैं? नौकरी मिल जाए बस, ए भी मिल जावे, ओ भी मिल जावे, ते ओ भी मिल जावे। ठीक है, हमारे क्रिकेटर जो, मुझे सोच पता है ना अपने क्रिकेट, मैं तो वाकिफ हूं ना इनकी सोच से। इनको एक बंदे को 4-4 नौकरियां भी मिल जाएंगी ना, ये बोलेंगे ले लो, पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो। पॉइंट की तरफ आए ना। ठीक है, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। अगर मैं कोचिंग की तरफ आऊं ना, मैंने अगर सोचा कोचिंग की तरफ, मैं कभी भी किसी टीम में नहीं लग जाऊंगा। पहले जाके मैं सबसे पहले जाके कोचिंग कोर्स करूंगा। किसी टीम में लगने से पहले मैं बोलूंगा भाई लेवल 1 कब हो रहा है, मैं पहुंच जाऊंगा, वो करूंगा। लेवल 2 कब हो रहा है, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन लेवल 1 करने जब लेवल 1 करूंगा ना, मैं लेवल 1 करने के बाद भी मैं किसी बोर्ड की नौकरी पे नहीं जाऊंगा। मैं लेवल 1 करने के बाद किसी कराची में किसी एकेडमी में जाऊंगा। लेवल 1 करने के बाद किसी एकेडमी में जाऊंगा, वहां पे जाके थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा बच्चों के साथ, बच्चों पे काम करूंगा, क्योंकि लेवल 1 स्टार्टिंग होता है। बच्चों पे काम करूंगा, हाँ जी क्या चीजें मैं बेहतर करवा सकता हूँ, क्या सब कुछ उधर थोड़ा एक्सपीरियंस लेके उसके बाद मैं बोलूंगा जी अब लेवल 2 पे जाओ। अब जो ये दोबारा आए हैं, इसमें और भी मुझे कोचेस नजर आए जो डोमेस्टिक में काम करते हैं। अली रजा को मैंने देखा, कराची के जो बॉलर हुआ करते थे, और भी हैं। लेकिन ये अच्छा चलें, शुरू तो हुआ ना कहीं से। अब ये कोचिंग कोर्सेज करेंगे, उसके बाद फिर यही देखिए शुरू होने का मतलब ये नहीं होता कि जिन्होंने नौकरियां ले ली हैं उसके बाद वो सिस्टम की तरफ आए, नहीं, या कोचिंग की तरफ आए। पहले आपका काम है कोचिंग कोर्सेज करना, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें यार, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। कितने कोचेज, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाली, कितने कोचेज ऐसे हैं जो
फौरन से स्टार्ट करते हैं, वो फर्स्ट क्लास की टीम में लग जाते हैं, कभी कहाँ लग जाते हैं, कभी कहाँ लग जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस उनका होता नहीं लेकिन डायरेक्ट लग जाते हैं। सकलैन तो मुश्ताक इसमें नजर आ रहे हैं। आपने कहा था सकलैन को यहाँ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी ये तो क्वालिफाइड, मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है सकलैन मुश्ताक से। मैं तो अपनी सोच, अपना ओपिनियन, अपने सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि ये जितने भी कोचेज है ना, इन्होंने कोई कोचिंग नहीं, सकलैन मुश्ताक ने तो किया हुआ भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, तो क्वालिफाइड मैं कह रहा हूँ जितने कोचेज वहां बैठे हुए हैं ना, जिनको टीच कर रहे हैं सकलैन मुश्ताक, वो कोच, उन्होंने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि उनको जो है कोचिंग कोर्सेज के बारे में बताए वो कोच जो आपका 15-15 साल से, जिसने लेवल 4, लेवल 3, लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज किए हुए। मैं सकलैन मुश्ताक की बात नहीं कर रहा। बाकी असलम है, देखिए मेरी बात, शाहिद असलम, देखिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो किसी को भी रख ले कोचिंग के लिए, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी मेरी समझ नहीं आ रहा सकलैन क्यों ना हो। मुझे ये समझ नहीं आई बात। इतना क्वालिफाइड कोच, इतनी दुनिया की टीम्स के साथ कोचिंग कर चुके हैं, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, उसके अलावा न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान। सकलैन मुश्ताक के एक्सपीरियंस को आप डाउट कर रहे हैं? मैं एक्सपीरियंस को डाउट नहीं कर रहा, आप पता नहीं किस तरफ ले जाते हैं। मैं एक्सपीरियंस को डाउट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं होता तो मैं इस तरह करता, मैं ये कह रहा हूँ। सकलैन ठीक है ना, ये एग्री करते हैं। देखिए जाहिर बात है बोर्ड ने रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं अपने 14-15 साल जिन लड़कों ने डोमेस्टिक में कोचिंग कोर्सेज की हुई है, एकेडमी में काम किया हुआ है, कहीं भी काम किया हुआ है, पाकिस्तान शाहीन के कोच रहे हैं, जो भी हैं, मैं उनको आगे करता। मैं कहता यार ये जितने भी लड़के जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए, आप आए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आप इनको कोचिंग कोर्सेज आप चाहते हैं कि इसी सिस्टम में से लोगों को लेकर आया जाए डोमेस्टिक से? मैं सिर्फ एक चीज सोचता हूँ, पाकिस्तान टीम का हेड कोच बेशक बाहर का लेके आना है, बाहर का लेके आए, अगर अपना बड़ा नाम लाना है कोई अपना लाएं, लेकिन उसके साथ जो स्टाफ होता है वो छोटे नामों वाला होना चाहिए जिन्होंने डोमेस्टिक में काम किया हुआ है। या आप बाहर के लोगों को, जिस तरह अभी कराची में कैंप चल रहा है, बाहर के लोगों को आप कुछ टाइम के लिए लेके आए कि आए हमारे लोगों के साथ काम करें, हमारे बच्चों को अपना कोचिंग का एक्सपीरियंस दें, अपनी चीज़ें बताएं, बैटिंग बॉलिंग के बारे में जो भी उनके पास अपना एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। मैं परमानेंट काम, परमानेंट नौकरी, परमानेंट चीज़ें, मैं अपने लोगों को ज़्यादा तरजीह दूँ बनिस्बत बाहर के लोगों को। अपने लोगों से मुराद पाकिस्तानी। लेकिन खैर मुझे सकलैन के होने से कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क मुझे अच्छा लग रहा है कि सकलैन है, क्योंकि दुनिया भर का तजुर्बा है उनके पास, वो सिखा रहे हैं। अगर और भी उनकी टीम में लोग हैं, सकलैन अकेले नहीं है, उनकी टीम में और भी लोग हैं। चलें ये सिलसिला तो ठीक हुआ, ये इससे तो आप इत्तेफाक करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और ज़्यादा किस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं? इससे तो आप करते हैं ना कि ये चलें शुरू तो हुआ ना, ये सिलसिला शुरू तो हुआ, किसी ने तो शुरू किया, क्या हो गया? अगर वो पहले नहीं हुई कोई चीज़, अब हो रही है, विच इज़ गुड। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बेशक ना ज़्यादा खेला हुआ लड़का, ज़्यादा नाम ना हो, कम खेला हो, ना भी खेला हो, उसके बाद एक्सपीरियंस हो, वो आगे है, वो अब ये जो इनमें है, इनमें इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, यासिर शाह हैं इसमें, अज़हर अली हैं इसमें उसके अलावा वहाब रियाज हैं, वो हमारी कप्तान लड़की वो है इसके अंदर जो बिस्मा मारूफ है। उसके अलावा फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, नवीद लतीफ़ है, और भी लड़कों के नाम है। मैंने अली रज़ा का नाम लिया, तो नाम है। अब ये लोग तैयार होकर फिर इनका काम है कि किस तरह से एक्सपीरियंस को फैलाएं। अच्छी बात तो ये इनका काम है, मेरा काम है ब्रेक लेना। ब्रेक में लेता हूँ, फ़ौरन ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट, और हमने बात अभी तक हम कर रहे हैं वो जो कैंप चल रहा है लाहौर में, जो कोचेस को कोच करने का जो कैंप चल रहा है उस पर बात चल रही है हमारी। तो उस पर थोड़ी सी और बात आप कर लें कि ये जो सिलसिला जमा किया है, इससे मैं तो कहता हूँ बेहतर ही होगा ये कोचिंग कोर्स का। हाँ, क्योंकि मैं इसमें हम लाइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बंदा है जिसने इससे पहले ये कोर्स अटेंड कर चुके हैं, बल्कि हमारे साथ लाइन पर हैं। हारिस अयाज लेफ्ट आर्म स्पिनर थे अपने ज़माने के, और ऑफ स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर लेफ्ट आर्म नहीं थे, ऑफ स्पिनर थे ये,
और क्या खूबसूरत ऑफ स्पिन बॉलिंग करते थे। फर्स्ट क्लास पाकिस्तान के लिए खेले, इंटरनेशनल सतह पर नहीं आ सके, लेकिन बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। आजकल कोचिंग से भी वाबस्ता हैं हारिस अयाज साहब। हारिस अयाज साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी जी, अल्लाह का शुक्र। और कैसे हैं आपसे ये पूछना था, ये जो कोचिंग कोर्स एक हो रहा है पीसीबी की जानिब से, लेवल 2 कोचिंग कोर्स करवा रहे हैं, इस तरह के कोर्सेज आपने भी अटेंड किए हैं अपने टाइम में या ये नया तजर्बा है? आसिफ भाई, पहले तनवीर भाई को सलाम, मेरा बहुत बड़ा अच्छा दोस्त है तनवीर, सबको सलाम। आपका प्रोग्राम देखा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। आसिफ भाई, मैंने 2017-18 में कोर्स अटेंड किया था लाहौर के अंदर, लेवल 2 जी। कोर्स किया था। कोर्स करने के बाद जो 3 महीने का टाइम असाइनमेंट के लिए और असेसमेंट के लिए, मेरी असेसमेंट करने आए थे मोहतशिम रशीद। उन्होंने असेसमेंट की मेरी बड़ा अच्छा गया, उन्होंने दी और बोला सर्टिफिकेट 2-3 हफ्ते में आ जाएगा। चले गए वो लेके, फिर उसके बाद मोहतशिम में पाकिस्तान टीम के साथ लग गए। मैं फिर फोन करता रहा, 2 महीना हो गए, राहत अब्बास भाई को फोन करता रहा, राहत भाई क्या हुआ, मैं मेरे सर्टिफिकेट का उठाते रहे। तो कोविड आ गया। कोविड के बाद मैं जाहिर बात है सब एक्टिविटीज बंद हो गई थी। मैं बिल्कुल हो गया, मैं बोला क्या पूछूं, हालात इतने वो हुए थे। वो 6-8 नए साल बाद मैंने दोबारा उनसे रब्ता किया, उन्होंने बोला कि आप फेल हैं। साल बाद फोन किया उनको, तो बोला मैं फेल हूँ तो किस में हूँ, बैटिंग में हूँ या बॉलिंग में हूँ, ये बता दें आप। तो उन्होंने बोला बस आप फेल है, आपको दोबारा करना पड़ेगा। राहत भाई मुझे प्लीज बता दें। मैंने ये तक बोला कि जब कोर्स के दरमियान जो 35 लोग थे, उनमें से 20 से 22 लोग रात को मेरे रूम में बैठ के मुझसे फीडबैक लेते थे, सबकी तैयारी मैं करवाता था। उनमें लिटरली ऐसे लोग भी थे जो अपना नाम लिखना नहीं जानते थे इंग्लिश में, वो आज लेवल 3 भी हो चुके हैं। वो क्यों, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आए हुए थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे, वो अपने वो मेडिसिन कंपनी के कोई डायरेक्टर से कोई थे, वो भी कोर्स कर रहे थे लेवल 2। हमने उनसे पूछा, मैं यार नाम नहीं बताऊंगा, हमने बोला क्यों कर रहा है कोर्स, उन्होंने बोला बस मैं जानने वाले, उन्होंने बोला बोर्ड में है ये कोर्स कर लो। ये तक हुआ है उस कोर्स में। मैं बेसिकली एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज हूँ, से मैं 2005 में एमएससी किया है। लोकल ये क्रिकेट में कोचिंग का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, ये सब चीजें मुझे मैंने, और इसके अलावा मैंने कराची किंग के जो इवेंट हुआ था उसमें एक शक्कर की टीम के साथ एज हेड कोच काम भी किया था मैं। अच्छा, आपके पास कोचिंग सर्टिफिकेट अभी नहीं है, सिर्फ लेवल 1 है आपके पास? जी, मैंने पीसीबी का लेवल 1 तो किया हुआ है। अच्छा, लेवल 1 किया हुआ है। चलें तनवीर साहब, आपने कुछ पूछना है इनसे? अच्छा तनवीर भाई, अच्छा आसिफ भाई, मैंने अब जब मैं ये पिछले 2 कोर्सेज में मैंने एप्लीकेशन भेज चुका हूं मैं, मुझे उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं किया, बोलते हैं शॉर्टलिस्ट आप है ही नहीं। चलें ठीक है। हारिस अयाज साहब, आपने बड़ी तफसील से बात की और काफ़ी अहम नुक्ता आपने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई। हारिस अयाज को सर्टिफिकेट नहीं मिला अभी तक भाई, लेकिन वो फेल हो गए ना, उसको ये भी तो कहा। नहीं देखें, अगर हारिस अयाज को बोला गया फेल हो गए, तो फेल की कोई वो सर्टिफिकेट, कोई लेटर, कोई चीज़ पता चलती है कि भाई आप फेल हो गए हैं। जिस तरह हारिस अयाज ने बोला कि जी आप बॉलिंग में फेल हो गए या बैटिंग में फेल हो गए, या आपको जो चीज़ें बोली गई थी करने के लिए, समझाने के लिए चीज़ें करने, वो आप नहीं कर सके, तो वो अगर आपके पास रिजल्ट सामने आ जाता है तो फिर बंदा कहता है हाँ जी वाकई मेरे पास रिजल्ट आया और मैं नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगा और मैं कोर्सेज करने की कोशिश करूंगा। उनको तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया। अच्छा, ये पाकिस्तान अब ये तो सिर्फ हारिस अयाज है, पता नहीं ऐसे कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ। हारिस अयाज का मौक़िफ़ हमने दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अगर कुछ कहना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस सूरत-ए-हाल का जवाब यकीनन होगा। 2017-18 से ये केस चल रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कुछ कहना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर है। भाई, 1 साइडेड हम चीज़ें आगे बढ़ा रहे थे, तो उसके लिए मैंने कह दिया। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल आपने सही बोला कि दोनों तरफ से पता होना चाहिए, लेकिन अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आके ये बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो गलत बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने तो ज़ाहिर बात आके यहाँ बात की है ना, उन्होंने इसीलिए बात की है कि मेरे मसले मसाइल को हल किया जाए, कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही। क्योंकि मैंने ये देखा कि जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, चाहे जो पाकिस्तान भी खेले में, वो ज़्यादातर का रुझान जो है वो कोचिंग के अंदर ही है। वो बोर्ड में ही जाना चाहते हैं, वहीं बच्चों के साथ काम करना चाहते हैं।
तो फिर अगर हारिस रियाज का ये प्रॉब्लम है तो वो तो है भी ऑफ स्पिनर, हमारे पास वैसे ही ऑफ स्पिनर नहीं है, क्रिकेट भी खेला हुआ, सब कुछ खेला हुआ, तो आपको अगर ये ऑप्शन मिलता है आगे चल के किसी ऑफ स्पिनर बच्चे के ऊपर काम करने के लिए, तो मेरा ख्याल वो बेस्ट ऑप्शन है। तनवीर का कहना है कि वो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहता है तो दे आर मोर देन वेलकम। अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब चलते हैं, इसका नाम है इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे क्या है? आज का इशू ऑफ द डे स्ट्राइक कैंप है जो रज़ाक की निगरानी में चल रहा है लाहौर में, और वहाँ पर स्ट्राइकर्स बनाने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेड़ा रज़ाक को दिया है। 3 माह की ट्रेनिंग होगी और रज़ाक ने आज तो काफ़ी कुछ किया और रज़ाक की आवाज़ भी आ रही है। वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो कल वो उन्होंने ऑडियो में बताया था वो प्रैक्टिकल करके रज़ाक बता रहे हैं। पहले वो देख लें, फिर तनवीर की जाने बात में। तो रज़ाक की ज़बानी आपने सुना, लड़कों पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। 3 महीने का ये कैंप है। फ़र्स्ट क्लास के लड़के हैं जो फ़र्स्ट क्लास इस वक्त चल रहा है कराची में, फ़र्स्ट क्लास डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट, उसमें से लड़के लिए थे और उनको बड़ी मेहनत हो रही है। जी एक्स्ट्रा कवर कैसे खेला जाता है रज़ाक ने बता दिया, तो अब तो शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए जिस तरीके से रज़ाक बता रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल में हमने अपने जितने भी कोचेज़ हैं ना उनका तो चैप्टर बंद कर दिया कि जी आप किसी काम के नहीं है, रज़ाक ही सब कुछ है, रज़ाक ही एक्स्ट्रा कवर बता सकता है, रज़ाक ही सब कुछ बता सकता है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस देखी हैं आपने? ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन पिचेस देखी हैं? हार्ड पिचेस हैं, ड्रॉप इन होती हैं अब तो वहाँ पर, हार्ड पिचेस हैं। हाँ, हर दुनिया की वो पिच देख लें जिस पे बॉल लो नहीं रहता। ये मैं आज बता के जा रहा हूँ, ये जो आपने दिखाया ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी चीज़ें ठीक होती हैं। दुनिया की जितनी वो पिचेस जहाँ पे आपका बॉल एक लेवल पे आता है, लो नहीं रहता, अनइवन नहीं होता, जिस पे बॉल तगड़ा आता है, तेज़ आता है, ऊपर आता है, उन पिचेस पे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बैट्समैन आपके बैक फुट के प्लेयर होते हैं, फ्रंट फुट पे तो आते ही नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो बैक फुट के प्लेयर होते हैं ना, वो हमेशा दूर की बॉल को खेलते हैं। समझ आ गई? पीछे पे अच्छे होते हैं, दूर की बॉल पे जाते हैं वो, उनके कट भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके एक्स्ट्रा कवर भी अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाउंसी पिचेस होती है वहां पे आप झुक के तो खेल ही नहीं सकते, आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा पीछे आने को। तो जब अगर आगे गिरा हुआ बॉल थोड़ा सा आपका दूर होता है, या एक्स्ट्रा कवर पे बॉल गिरा हुआ थोड़ा सा आपका दूर होता है, तो आपके हाथ खुलते ही खुलते हैं। ये जो रज़ाक कह रहा था ना, आपके ये एल्बो बंद क्यों है, इसको सीधा करो, तो आप जाते ही जाते हैं। चाहे सही कह रहे थे ना रज़ाक, आप मेरी बात सुने ना, चाहे वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, चाहे वो प्लेयर जो नेचुरल टैलेंटेड है, लाइक वीरेंद्र सहवाग, वो खेलता है इंडियन पिचेस के ऊपर, खेलते थे, लाइक सईद अनवर, जो नेचुरल टैलेंटेड है, जो शॉट्स खेलते हैं, उनके एल्बो सीधे होंगे ही होंगे।
अगर जिनके एल्बो सीधे नहीं और जो दूर से नहीं खेल सकते, ठीक है, आप उनको सीमेंट की पिचेस पे प्रैक्टिस करवाएं। क्यों आपके प्लेयर, पुराने प्लेयर या आजकल के भी कुछ प्लेयर वो स्लैब के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं? वो स्लैब पे प्रैक्टिस क्यों करते हैं? उसकी रीजन ये होती है, एक तो आप तेज बॉल खेलने की प्रैक्टिस करते हैं, स्लैब पे बॉल तेज आता है। पुराने जमाने में आप चले जाएं, जब तक हम भी खेलते थे टोटल सीमेंट पे मैचेस होते थे, उसमें आप देख ले कटों पे, पीछे की बॉल पे, दूर की बॉल पे सब अच्छे होते थे, क्योंकि वहां बॉल स्विंग सीम तो होता नहीं था, सीधा सीधा आता था, तेज आता था, खड़े खड़े सिर्फ उनके हाथ चलते थे और उनकी बेस तगड़ी होती थी, जिसकी वजह से उनके कट भी मारते थे, बाजू खुलते थे, एक्स्ट्रा कवर भी मारते थे, बाजू खुलते थे, ठीक है, पीछे भी होते थे उनके बाजू, सब चीज होती थी। ऑन पे भी खेलते थे, पीछे की बॉल को ऑन खेल जाते थे सीमेंट की वजह से। तो स्लैब पे प्रैक्टिस जो करता है वो करे या सीमेंट पे। मैंने बहुत दफा टीवी पे बैठ के मैंने एडवाइस दी है लोगों को। मैंने ये बोला है कि आपके जो जूनियर लेवल के जो बच्चे हैं ना, इनके मैचेस करवाएं सीमेंट के ऊपर, सीमेंट पिचेस बनवाएं, सीमेंट के ऊपर मैचेस करवाएं। हम क्या करते हैं, हम नए लड़कों को या बच्चों को कोचिंग करते हैं टर्फ के ऊपर, पिचेस के ऊपर। पता क्यों ये कहते हैं? नहीं, हमारा बॉल जो है थोड़ा सा लो रहता है, हमारा ये होता है, बीच के जो टेक्निक है ना, डिफेंस जो है ना, वो अच्छा करना है, क्योंकि हम यहां से ना वो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई अगर आप बैकफुट के प्लेयर है या नहीं है, अगर आप शॉट्स मारते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि बीच का बॉल लग के पिच होके इन कटर होके आप लेग बिफोर हो जाए या बोल्ड हो जाए, बहुत कम होता है। देखो कितना अच्छा बोलते हैं आप, हर चीज पे आपकी गिरफ्त मुझे नजर आती है, बॉलिंग के अलावा बैटिंग भी। एक कोचिंग सर्टिफिकेट भी ले लो ना पीसीबी से या ईसीबी से या कहीं से भी, नहीं अच्छा हो जाएगा। लेवल 2 कोचिंग कोर्स किया हुआ मैंने। वो तो इंग्लैंड में आप खेलते हैं, वहां तो करना पड़ता है, वो किया हुआ मैंने, तो करना पड़ता है, वहां तो मैंडेटरी है ना। लेकिन लेवल 3 कर लो, कुछ कोचिंग कोर्सेज में एक डिग्री बना लो ना अपने पास, नहीं सर्टिफाइड हो जाएंगे आप। ये ऐसी मशवरा है यार, भाई है ना, आप मशवरा दे रहे हैं, लेकिन मेरा जब कभी दिल हुआ, वैसे फिलहाल तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं टीवी पे बैठ के अगर ये सारी चीजें कर सकता हूँ, जो मुझे समझ आती है मैं बता दूंगा। और जो चीजें रज़ाक समझा रहे हैं ना, बिल्कुल सही समझा, ठीक है, यही चीजें आप जो आपके डोमेस्टिक के कोचेज हैं या जो मशवरा मैंने दिया है, सीमेंट पिचेस बनवाएं, वहां पे बच्चों पे काम करें, ऑटोमेटिकली खेल के वो इन चीजों पे इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसमें जो पॉइंट है वो ये है कि रज़ाक कह रहे हैं कि बाजू खुलने चाहिए, वो आप भी कह रहे हैं बाजू खुलने चाहिए। मैं तो कहता हूं कि क्यों आपने फर्स्ट क्लास के सीजन से लड़के निकाले? नहीं, वो तो आपने सही बोला, वो तो मेरा इशू है, वो तो आप सही बोले, लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि अगर रज़ाक ये चीजें बता रहे हैं तो फिर आपने अपने डोमेस्टिक के बैटिंग कोचेस को तो खत्म कर दिया ना। डोमेस्टिक कोच ये पावर हिटिंग सिखा रहे हैं, पावर हिटिंग कहां से सिखा रहे हैं? ये जो चीजें सिखा रहे हैं, ये तो आपके कोचिंग भी सिखा सकता है, कोच भी सिखा सकता है, बैटिंग कोच भी सिखा सकता है आपका, वो तो ये भी सिखा सकता है कि एक्स्ट्रा कवर पूछ ले। आपके जितने भी बड़े बड़े कोच जो लगे, आप पूछ ले क्या एक्स्ट्रा कवर इस तरह नहीं खेला जाता। एक्स्ट्रा बात ये है, जगह थोड़ी है, अभी आगे पोजीशन होगी, उस पे सर बात ये है, स्ट्रेट ड्राइव भी बताएंगे, सब कुछ जो आपने अब्दुल रज़ाक का क्लिप चलाया ना, इससे 2 शो पहले मैंने आपसे क्या बोला था? तगड़ा जिम करें, बेस तगड़ी करें, सही है, अपने शोल्डर्स पे काम करें, बाजुओं पे काम करें, आप कोर लगाएं, कोर जितनी लगाएं, आपकी बॉडी खड़ी हुई आपके कोर के ऊपर है। अगर आपकी कोर वीक है, आप गिर जाएंगे नीचे, आप इसको तगड़ा करें, सही है। उसके बाद आप इनको सीमेंट पे मैचेस करवाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको प्लेयर ना मिले सीमेंट पे इनके मैचेस करवाए, फिर आप मुझे बोलना, आपके पास खेप तैयार हो जाएगी सीमेंट पे। चलो अभी तो पहला दूसरा रोज है, दूसरा तीसरा रोज है, तो अभी तो ये कैंप चलना है, 3 महीने चलेगा, बीच में पीएसएल के लिए शायद गैप आएगा, तो लड़के पीएसएल खेलने जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर रज़ाक 1.5, 2, 2.5 महीने अगर इस कैंप के ऊपर काम करते हैं, क्या उसके बाद ये लड़के इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे? मुझे लगता है नहीं, क्योंकि जब वो सीजन में जाएंगे, अपनी टीमों में जाएंगे, वहां उनके कोच उनके ऊपर काम करेंगे, 36 कोच बोलेंगे उनको। मैं ये जो बातें कह रहा हूं मैंने तो अपनी आंखों से देखी हुई है ना। 36 कोच बोलेंगे, भाई उन्हें की दस देता, उन्हें गलत दस देता, ए काम कर। वो डिवाइड हो जाएंगे कि यार रज़ाक ने सही बोला था या जो पूरा सीजन मेरे साथ काम कर रहा था उसने सही बोला था। तो मसला ये है यार, इसीलिए मैं कहता हूं भाई, जो लड़के, मैं क्यों बार बार बोलता हूं, उन कोचिस को रखो सामने जो लड़के पूरा सीजन जिन कोचिस के बीच में रहते हैं, उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। ठीक है, सही है ना कि भाई किस तरह चीजें ठीक करनी है। लड़कों को अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, फिटनेस के हवाले से ही बहुत जरूरत है। तनवीर कहते रहते हैं फिटनेस के हवाले से एक इशू काफ़ी अरसे से लाइमलाइट में, और पीएसएल का जो ड्राफ्ट हुआ
उसमें वो लड़का नहीं आया तो उसने बहुत सारी बातें की। एहसानुल्लाह की बात कर रहा हूँ, तेज़ बॉलर है। एहसानुल्लाह ने आपसे रब्ता किया क्या? आपने उसको बुलाया था? नहीं, मेरे से अभी इतनी जल्दी कोई रब्ता तो नहीं करेगा ना, लेकिन एक एहसानुल्लाह को मैं मैसेज दे दूं, यार मतलब जब भी बैठ रहे हो, जहाँ पे भी बैठ रहे हो, सोशल मीडिया में बैठ रहे हो, कहीं भी बैठ रहे हो, यार हो गई ना आपके साथ नाइंसाफ़ी हो गई, वेट करो उसका, ना जज्बाती हो। और ये चीज़ें बार बार मत बोलो मैं 150 पे जाऊंगा, मैं 155 पे जाऊंगा, मैंने वहाँ पे 140 की, 145 की, इस किस्म की बातें ना करो। क्योंकि अगर आपके पास पेस है वो सबको पता है। आपने लास्ट ईयर जो PSL आपने खेला उसमें आपने दौड़ाया सबको, ही सब नज़र आ गया, नज़र आ रहा था कि बैट्समैन थोड़े से आगे पीछे हो रहे और अच्छे अच्छे प्लेयरों को आपने मुश्किल में डाली, सबको पता है। लेकिन ये भी सबको पता है कि आप अनफिट हुए हैं और एल्बो की इंजरी में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि आपकी हो सकता है क्रिकेट ही ख़त्म हो जाए। जब अगर आपकी एल्बो फ्रैक्चर हो जाए या और प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती है। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि आपने बॉलिंग करना शुरू की है। थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो, क्रिकेट में आओ। जो अगर PSL में लेता है ले, नहीं लेता ना लें, आपकी कोई एज थोड़ी होगी यार, टाइम है आपके पास, टाइम है, अपनी चीज़ों को बेहतर करो। अगर आप कहते हैं जी मैं 150 पे बॉल करता हूँ, 145 पे, 145 हर जगह बोल रहे हैं, उसके बाद आप कहीं खेल गए PSL या कोई डोमेस्टिक खेल के, उसके बाद मार लग जाएगी आपकी, फिर क्या होगा? फिर तो वही लोग बोलेंगे यार क्या बातें कर रहा जी, 155 पे पड़ता है, तेरा गेंद नहीं पहुंच रहा। पेस जरूरी है कि एक्यूरेसी? नहीं, एक्यूरेसी तो उसकी होती है ना जो 125 से 130 35 तक का होता है, वो एक्यूरेसी होती है। वो अगर एक्यूरेट नहीं है, स्विंग सीम नहीं है, उसकी तो मार ही मार है। लेकिन जो 140 प्लस या 150 पे जाता है उसके लिए एक्यूरेसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। वो तो आपको डरा के आउट करेगा, उसके बाद एक पेस होता है। ऐसा नहीं है कि जगह पे बॉल नहीं करनी है, सिर्फ बाउंसर ही करना ही, उसके बाद एक पेस होता है, उसके बाद एक वेपन होता है बाउंसर का, यॉर्कर, तेज यॉर्कर्स का वेपन होता है। जगह पे अगर आप बॉल कर दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ करना चाहिए एहसान के लिए, बिल्कुल करना चाहिए, काउंसलिंग की उसे बिल्कुल। देखिए बात सुने, मैं ये समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद वो फ्रेंचाइज से जो खेल रहा था मुल्तान सुल्तान, उनको भी उसको देखना चाहिए कि भाई वो आप ही की फ्रेंचाइज से खेला था और आपकी फ्रेंचाइज का बड़ा नाम किया था उसने परफॉर्म करके। मैंने कहीं पढ़ा है कि अली तरीन साहब ने, नहीं बिल्कुल उनको देखना चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ा सा देखें, वरना आपके पास ये ऐसा बॉलर है हम उसको जाया कर देंगे। ठीक है, जाया नहीं होना चाहिए टैलेंट, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे फास्ट बॉलर्स आए लेकिन उसमें से बहुत सारे जाया भी हुए। जाहिद से कहानी शुरू करें तो बहुत लंबी स्टोरी बनती है। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो आपका सेगमेंट है, विच इज़ हैव योर से। हैव योर से में मैं देख रहा हूँ कि कराची के लोग ज़रा खामोश हैं, या सिंध के इंटीरियर से हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ सिंध है, जद्दही सिंध जिसको कहते हैं, वहाँ से मैसेजेस तो आए, लेकिन पंजाब का जो इंटीरियर एरिया है वहाँ से मैसेजेस की तादाद खासी ज़्यादा है। आज भी कुछ मैसेजेस हैं, कुछ सवालात हैं तनवीर साहब के लिए। लेट्स सी क्या कहती है आवाम। लेट्स से देम आउट। चैंपियन ट्रॉफी टीम बाबर आजम, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, फ़कर जमान, आसफ़ अली, शदाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, हसन अली, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ़, सुफियान मुकीम और हमाद वसीम, और उसके बाद किंग आंबर और इफ्तिखार अहमद। की सीरीज़ से पहले साइम अयूब जो हैं वो इंजर्ड हो गए, जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, और कहा जा रहा है कि उनका बैकअप नहीं मिल रहा। तो मेरा ये सवाल है कि जो आबद अली पाकिस्तान के बैट्समैन हैं उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा, और वो कहाँ गए, और इमामुल हक को लाने की बातें की जा रही हैं। और दूसरा ये कि मोहम्मद हुरैरा जो टीम के साथ इतने अरसे से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या अब उन्हें अपनी परफॉर्मेंस की बजाय सिफारिश का सहारा लेना पड़ेगा टीम में आने के लिए, टीम में जगह बनाने के लिए? और मेहरान मुमताज़ जो हैं वो उन्हें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, और उन्हें भी टेस्ट क्रिकेट टीम में मौका मिलना चाहिए? तो मेरा सवाल ये है भाई तनवीर से कि हमारे पाकिस्तान में फ़ास्ट बॉलरों की यह धरती रही है। यहाँ पे वसीम अकरम, वक़ार यूनिस जैसे, शुएब अख्तर जैसे फ़ास्ट बॉलर रहे हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखे।
वसीम अकरम की रिटायर होने से पहले तक की रिवर्स स्विंग और वकार यूनिस के यारगर, क्यों नहीं ऐसे बॉलर हमारे पास आ रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका से हमने जो पहला टेस्ट मैच हारा है वो इसी वजह से आ रहा है कि टेल एंडर जो हैं उनको आउट नहीं कर सके। पहले ऊपर से तो हम विकेटें आउट कर लेते हैं, नीचे से रिवर्स स्विंग और यार्कर जो हैं ये हमारे बॉलरों के पास नहीं है। तो पूछना ये चाह रहा हूँ कि यार्कर सिखाए नहीं जाते या कि हमारे बॉलर जो हैं इनको मारने नहीं आते, एक ही जगह पे बॉल पेच करते रहते हैं, टेल एंडर हों या कोई उनके मेन बैट्समैन हों। एक क्या समझ है लोगों की क्रिकेट के बारे में, जो अवेयरनेस है उस पर मुझे बहुत खुशी होती है। एक बच्चे ने हमें टीम बना के भेजी चैम्पियंस ट्रॉफी की, वेरी फाइन। दूसरे लड़के ने सवाल किया, तीसरे साहब ने भी सवाल किया, यॉर्कर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नहीं लगाते भाई। तनवीर आप देखिए, उसके लिए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी बहुत ज़रूरी, उसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। हम क्यों बार बार कहते हैं कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना, आपको पता होता है कि बहुत लंबी लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, लंबे लंबे स्पेल करने पड़ेंगे, एक दिन में 20-20 ओवर भी करने पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या प्रैक्टिस करते हैं? अगर नए बॉल से कर रहे हैं, हमें एक एरिया दे दिया जाता है विद इन स्टंप, इस जगह पे बॉल करें, आप उधर 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 ओवर। यार हम 2-2 घंटे बॉलिंग करते थे, 2-2 घंटे नेट के अंदर। मैं इसलिए क्यों आपको कहता हूं कि यार ये जो होता है ना वर्कलोड, यार 20 साल, 21 साल, 24 साल, ये कौन सा वर्कलोड है? 20, 21, 22 वालों को तो पता भी नहीं चलता, जितनी मर्जी उसको क्रिकेट खिलाते रहो। हम 2-2 घंटे एक जगह पे बॉल करते रहते थे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते थे? बॉलिंग की, उसके बाद हम पुराना बॉल ले लेते थे, एक साइड से शाइन करके उसको करते थे, दूसरी साइड से वो खराब होता था। हम 8-8, 10-10 ओवर यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करते थे। देखिए, यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करना या एक जगह पे बॉलिंग कैसे करते थे? जैसे मलिंगा को देखा है, देखिए जूता रख के करता है। देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं जूते वो तो नहीं, वो उसका एक अपना स्टाइल है, वो उस स्टाइल से करता है। सिर्फ ये नहीं होता है कि कुछ बॉलर होते हैं वो बिल्कुल टो की तरफ देखते हैं, कुछ बेल्स की तरफ देखते हैं, अगर उस तरफ मार रहे तो नीचे जाएगी। देखें, आपको यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करने के लिए हर एंगल से आपको जाके बॉल करनी पड़ती है, फिर आपको पता चलता है कि वाइड ऑफ द क्रीज, सेंटर से या क्लोज द स्टंप जाके मेरा यॉर्कर्स जो है वो यॉर्कर करने वाला आपकी नज़र में पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया? देखिए, जाहिर सी बात है, वो तो हर किसी ने वकार यूनुस को ही देखा है, लेकिन वकार यूनुस से पूछा गया था, उन्होंने कहा लसित मलिंगा उनको पसंद है अपने टाइम में, उन्होंने अपना नाम नहीं लिया। नहीं, वो लसित मलिंगा और वकार यूनुस, आप बताएं कौन हु इज द बेस्ट यॉर्कर इन योर ओपिनियन? देखिए, अगर वकार यूनुस उनकी बात करते हैं तो उस टाइम रिवर्स स्विंग का इतना आर्ट नहीं था किसी का, ना इतना ज़्यादा किसी को आइडिया था कि खेलना किस तरह। लेकिन मलिंगा की बात हो सकता है शायद उन्होंने इस वजह से की हो, जो मैं समझा कि जब मलिंगा यॉर्कर्स अच्छे करना शुरू हुआ तो उस टाइम फिर भी लोगों को पता चल गया था कि हमने यॉर्कर्स टैकल किस तरह करना है। एक का नाम दें, आपका पसंदीदा यॉर्कर करने वाला। देखिए मैं तो हमेशा वकार यूनुस के साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ यॉर्कर्स को नहीं देखता उनकी, मैं उनका रनअप, उनका एक्शन, उनका पेस, आउट मतलब रिवर्स स्विंग के हिसाब से दुनिया का सबसे बेस्ट एक्शन है उनका। बेस्ट एक्शन है वकार यूनुस का, ये तनवीर अहमद ने भी कहा और दुनिया ये बात कहती है। आपका हैवी से में शिरकत आप करते रहिए। हैवी से इज़ अ सेगमेंट विच इज़ डिज़ाइन बाय आवर मैनेजमेंट फॉर यू एंड यू ओनली। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप व्हाट्सएप कीजिए अपने पैगामात, ऑडियो की सूरत में, वीडियो की सूरत में। अपना नाम भी लिखिए, अपने शहर का नाम भी लिखिए। आप लोग अक्सर ये करते हैं कि अपना नाम ही सिर्फ लिख कर भेज देते हैं, तो अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। मुझे और तनवीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।